जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा KF2 का है लेक्चर नंबर 9। कल हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रजिस्ट्रेशन का वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन, ठीक है। जो पास पेपर्स के क्वेश्चन थे रिमेनिंग वो कर लिए थे आप लोगों ने, हाँ कर लिए थे वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। ये जो कल मैंने किए थे ये घर में जाके अटेम्प्ट कर लिए थे, हाँ इनमें कोई मसला। अच्छा अब आपका एक रिवीजन से पहले वो जो एग्जांपल मैंने दिया था स्कोप ऑफ इनकम का जो नोट्स में है वो दिखाएं, वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये वाला जी, ये रखे इधर जी। पेज नंबर 7 के ऊपर जो एग्जांपल है, पेज नंबर 7। तो पेज नंबर 7 जी, पेज नंबर 7 पे जो एग्जांपल है ये देखें। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर माइकल अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अंडरलाइन करें क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, derived an income of rupees 15 lakh from his business in Pakistan। कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान। He also earned an amount of $30,000 from his business in foreign country. He did not bring that amount in Pakistan. The exchange rate on that day was $1 equal to rupees 60. His taxable income is, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। जो कहते हैं ए ऑप्शन, रेज योर हैंड्स। ये लो बोला 10-12 बच्चों ने, जब मैं कहता हूँ हाथ उठाएं तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। कौन कौन कह रहे हो ए ऑप्शन, हाँ कौन सा ऑप्शन जी, कौन कह रहा है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन कौन कौन कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 जी। बी ऑप्शन कौन कौन कह रहे हैं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन कौन बोल रहे हैं, और ये जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे ये, हाँ भाई ये याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत कदम कदम पे आपको जो है ना ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जो आपको या राइट जाना पड़ेगा या लेफ्ट, आप दरमियान में नहीं रह सकते। दरमियान में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं पता है, हाँ न्यूट्रल्स, ठीक है। तो आपने न्यूट्रल नहीं बनना जी। देखिए मुझे बताएं कि ये रेजिडेंट है, बता दिया। रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वर्ल्ड वाइड, मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट के साथ मैंने कभी ये ऐड किया था कि वो पाकिस्तान लेके आएगा तो टैक्सेबल होगी। हमने क्या लिखा था, लेक्चर निकाले, स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर निकाल ले जी। यहाँ देखे जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें कहीं पे लिखा है रेजिडेंट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड, कोई कंडीशन लिखी है, हाँ तो इसने दुनिया से कितनी इनकम कमाई है, 15 लाख पाकिस्तान से कमाए, फॉरेन से कितने कमाए, $30,000। $1 कितने रुपए का है, 60 रुपए का, तो कितने हुए 18 लाख। तो 18 लाख जमा 15 लाख कितना हुआ, 33 लाख है। इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, डी, कौन सा, डी ऑप्शन, डेल्टा, ठीक हो गया। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी आएगा। क्लियर भाई, क्लियर है, हाँ जिनको कोई एतराज, कोई गिला शिकवा बताएं कि नहीं सर मुझे नहीं कबूल, ये आप गलत बता रहे। क्लियर है सबको।
जी सेकंड देखे, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर हारून अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, अंडरलाइन करो। अब क्या है, नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, पाकिस्तान सोर्स, तो अब कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्यों, सेम वही है पहले वाला, सारी चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है उसमें रेजिडेंट था इसमें, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। जी अगला नंबर 3, मिस्टर हाफिज वाज वर्किंग एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर at Dawood Park Limited since many years. He resigned on 31st of March of this year and went to UAE where tax is not deducted. The details of his income is as follows. To compute taxable income, salary from Pakistan. मुझे बताए कब छोड़ के गया है, 31st मार्च। हमारा टैक्स ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 जुलाई टू 30 जून, तो यहाँ कहीं पे छोड़ के गया है ना, हाँ, तो जुलाई टू 31 मार्च पाकिस्तान में था, तो काउंट करें रेजिडेंट होगा कि नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि मोर देन 183 डेज। जी जी ये क्या, अच्छा कम है इजाजत जी, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, आप जैसे नहीं होते। स्कूल में जो हम इजाज़त लेते थे ना, अब आप समझते हो हम बड़े हो गए, है नहीं, सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन साथ में स्टार्ट में लगा ले फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी बने नहीं हो, नखरे अभी से शुरू। उसने अच्छा किया है, हम टीचर से इजाज़त लेना अच्छी बात। जी क्या है, रेजिडेंट। रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, वर्ल्ड वाइड। कुछ एक्सेप्शंस थे, कौन कौन से, नहीं, किस रूल के एक्सेप्शन थे कि रेजिडेंट होगा तो कौन सी इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, ठीक है। ये कौन से वाला है मुझे बताएं, नहीं 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 नहीं, प्रोविजन कौन से वाला एप्लीकेबल होगा, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। कोई प्रोविजन पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें कि कोई पर्सन क्या होगा, रेजिडेंट होगा, और वो इस तारीख को 31 जून नहीं होता भाई, 30 जून को वो पाकिस्तान में प्रेजेंट ना हो, 30 जून से पहले पहले वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, ईयर के लास्ट डे के ऊपर, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दो कंडीशन थे, एक रेजिडेंट और दूसरा, तो फिर क्या होगा, फॉरेन सोर्स सैलरी उसकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये वो वाला प्रोविजन है ना। अब देखें इसमें पहला क्या है, सैलरी फ्रॉम पाकिस्तान कंपनी, फॉरेन सोर्स है कि पाकिस्तान टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, साथ लेके एक ये आ गई टैक्सेबल में। सैलरी फ्रॉम यूएई कंपनी एग्जेम्प्ट होगी कि टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। वजह कि एक फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, क्यों कि एक्सेप्शन है, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। याद आ रहा है कि नहीं जी। थर्ड, बिजनेस इनकम फ्रॉम पाकिस्तान टैक्सेबल, और बिजनेस इनकम फ्रॉम यूएई टैक्सेबल। सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, फॉरेन सोर्स से। तो 3 टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्ट है, तीनों को ऐड कर दे कितना आता है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक हो गया भाई, क्लियर है सबको कि नहीं, हाँ यस सर, कोई मसला जी। आगे ये कौन सा था, फोर्थ, मिस्टर क्या नाम है, has been employed in Pakistan Limited for 2 years, अंडरलाइन करो, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। To provide engineering services for the construction of an electricity dam in Pakistan. During the year he provided you the following information to compute his tax
लाइबिलिटी इनकम्स गिवन है, यूएई बिजनेस इनकम वाज रिसीव्ड इन हिज पाकिस्तान बैंक अकाउंट वेयर एज चाइना बिजनेस इनकम इज रिसीव्ड इन चाइना, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन ऑल द अबव अमाउंट्स एक्सेप्ट इन यूएई। ये लाइन ही कैन क्रॉस कर दे, टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। जी बताएं, सेलेक्ट करें ऑप्शन सी। जी कोई और ऑप्शन किसी और बच्चे के जहन में हो? हाँ कौन सा ऑप्शन? सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट। कंडीशन क्या थी? वो न तो पाकिस्तान लेके आए और ना रिसीव कर। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट किसको कहा था? पाकिस्तान में किस लिए आया हो? जॉब के लिए। और कितने टाइम के लिए? समझ में आ रही बात? तो अब बताएं कौन कौन सी टैक्सेबल होगी? सैलरी फ्रॉम पाकिस्तान लिमिटेड टैक्सेबल होगी। बिजनेस इनकम फ्रॉम चाइना नहीं होगी, पाकिस्तान लेके आया तो नहीं तो ये एग्जेम्प्ट होगी। बिजनेस इनकम फ्रॉम पाकिस्तान टैक्सेबल। और अगला क्या है? ये तो नॉन टैक्सेबल है। बिजनेस इनकम फ्रॉम यूएई, वजह क्योंकि सर ये क्योंकि पाकिस्तान में रिसीव कर रहा है। कहाँ पे रिसीव कर रहा है? पाकिस्तान, ये भी टैक्सेबल। और सैलरी रिसीव फ्रॉम चाइना एग्जेम्प्ट। तो कितना हो गया ये? 66 लाख। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी, ऑप्शन सी। ठीक हो गया जी। अगला, मिस्टर गुलाम फकीर रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर 6 years, अंडरलाइन करो, कितने साल बाद? अब हिज डेडिकेटेड सर्विसेज इन यूके टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम, वही वाली इनकम्स गिवन है, आगे देखें। UAE business income was received in his Pakistan bank account, whereas China business income is received in tax has been deducted। ये क्रॉस कर दो उसी तरह। जी कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन आए? सी ऑप्शन। कितनी अमाउंट है? कितनी? 42। मुझे बताएं पहले इससे क्या पता चलता है? कौन सा प्रोविजन? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट किसको कहा था? पिछले 4 सालों में क्या हो? नॉन रेजिडेंट। करंट ईयर में क्या हो? रेजिडेंट। ठीक है, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट। अब देखें पहली इनकम कौन सी है? सेल पाकिस्तान टैक्सेबल। बिजनेस इनकम फ्रॉम यूके एग्जेम्प्ट। बिजनेस इनकम फ्रॉम पाकिस्तान टैक्सेबल। वजह क्योंकि पाकिस्तान लेके आया है। कहाँ लेके आया है? पाकिस्तान। इससे एक पेज पीछे चले जाए और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में देखें ये बात कहाँ लिखी हुई है कि फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी अगर वो पाकिस्तान लेके आएगा। शाबाश, मुझे ढूंढ के दिखाएं। शाबाश शाबाश शाबाश। शॉर्ट मुझे इसमें दिखाए ना, आप लोग इसमें कह रहे थे कि टैक्स। हाँ तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? लॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला था? इसमें एक कामा एक डॉट आप ऐड नहीं कर सकते, आप पूरा प्रोविजन ऐड कर रहे हैं कि पाकिस्तान लेके आ रहे हैं तो टैक्सेबल। ये बात कहाँ लिखी हुई है? मुझे दिखाएं शाबाश। मेरा लेक्चर भी देखे अगर मैंने कहीं लिखवाया हो। देखे ये पाकिस्तान लाने वाली बात कौन से प्रोविजन में की थी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में की थी भाई। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में इस तरह की बात न तो मैंने की है न नोट्स में लिखी है, तो आप कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान लेके आएगा तो टैक्सेबल हो जाए? हाँ भैया ये भी मैंने बात नहीं की। फॉरेन सोर्स इनकम एग्जिम्ट होगी, टैक्स डिडक्ट हो या ना हो। वो तो लाइन मैंने क्रॉस कर दी, वो तो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। वो तो लाइन मैंने कहा क्रॉस कर लो, वो तो है ही नहीं। अगर हो भी तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वो क्रॉस कर दे बोला। जी कौन सा ऑप्शन आएगा? एक। ए में जितनी भी फॉरेन सोर्स इनकम है सारी की सारी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पाकिस्तान लाने वाली बात हमने
कौन से वाले में पढ़ी थी? Short term resident. शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में पढ़ी थी। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में हमने नहीं पढ़ी थी। वो पाकिस्तान लेके आए या ना लेके आए, हर सूरत एग्जिम्ट होगी अगर क्या हो, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। जी अगला, बस जी पास पेपर्स देखे। पास पेपर्स कौन कौन से कर लिए? क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया? नहीं किया। जी पढ़े, क्या है? जी क्या लिखेंगे? कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। सिर्फ और सिर्फ कौन सा? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था, वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या बताए? बस स्टेट द प्रोविजन, प्रोविजन लिखना है कि इसमें क्या है। तो इसमें क्या है? 2 कंडीशंस थे कि इनमें फॉरेन सोर्स सैलरी रेजिडेंट इंडिविजुअल की क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। नंबर फर्स्ट प्रोविजन, अगर उसने फॉरेन कंट्री में फॉरेन सैलरी के ऊपर क्या पे कर दिया हो? टैक्स। दूसरा, एम्प्लॉयर ने डिडक्ट, ये तो सेम है ना, टैक्स पे कर दिया हो खुद या उसका एम्प्लॉयर पे कर दे। दूसरा क्या था? रेलेवेंट टैक्स ईयर के आखिरी दिन पाकिस्तान में प्रेजेंट, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। जी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े पढ़े पढ़े, शाबाश। क्वेश्चन 2 डिस्कस किया था क्लास में? किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 4 पढ़े 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 पढ़े। ये वो वाला जो मैंने आपको बताया था ना, रेजिडेंशियल स्टेटस में आपसे कितने टाइप्स के क्वेश्चन वो टेस्ट कर सकता है? रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन। एक तो आपको सीधा सीधा रिक्वायर कर सकता है कि क्या लिख ले? प्रोविजन। दूसरा केस स्टडी के तो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे डिस्कस। अब क्या लिखना है आपने? सिर्फ यहाँ पे प्रोविजन। तो एओपी कब रेजिडेंट होता है? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आर पार्टली प्रेजेंट इन पाक। कितने मार्क्स का है? 3। जी अगला 2 नंबर का है, तो 2 लाइन में आंसर करना है ना, इतना लंबा चौड़ा प्रोविजन तो है नहीं। जी अगला क्वेश्चन हो गया था? नहीं हुआ था। जी क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट पढ़े। कितने मार्क्स का है? 3। क्या कह रहे हैं? प्रोसीजर बता दे। चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसीजर बता दे। नॉर्मल टू स्पेशल। तो क्या बताएंगे इसमें? एफपीआर के चेयरमैन को नहीं, डायरेक्टर कमिश्नर नहीं, इस तरह तो कहते जाओ, आखिर में एक टीक हो जाएगा। हाँ जी किसको लिखेगा? कमिश्नर को। क्या लिखेगा? एप्लीकेशन। उसमें क्या बताएगा? रीजंस बताएगा। समझ में आ रही बात? अगर कमिश्नर उन रीजंस के साथ सेटिस्फाई हुआ तो परमिशन दे देगा, अगर ना हुआ तो रिजेक्ट कर, चाय के साथ। जी अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। State provisions of income tax ordinance with regards to the regulations of individuals and companies. इंडिविजुअल एंड कंपनी। कितने मार्क्स का है? 6 नंबर का। कितने आसान नंबर है? कौन से अटेम्प्ट में आए? 2012. आटम 2012। आसान नंबर है ना। अगर आप इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है? 183 या उससे ज्यादा। इन अ सिंगल। और कंपनी कब रेजिडेंट होती है? या तो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान हो या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लिया था कल। जी अगला क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो गया था। 9 नहीं हुआ था। नहीं किया जी करे पढ़े। हो गया था? नहीं सर। नहीं। कितने कितने मार्क्स का है? 7 नंबर का। ये कौन सा क्वेश्चन है? पढ़े। So G associates and tax assessor firm has been invited by tax authorities to make a presentation on tax years and filing of tax returns at a taxation seminar. Mr. Bakir, a senior partner at ZA, wants to Mr. Badr, his newly appointed associate, to make the presentation under the provisions of income tax ordinance. Advise Mr. Badr about एडवाइस को अंडरलाइन।
आपसे टैक्स के पेपर में ये वर्ड वो यूज करेगा, रिक्वायर में एडवाइस करे। क्या करे? एडवाइस। जब भी आपसे ये पूछे ना कि एडवाइस करे, जी आगे आगे पढ़े। Further about the points to be included in his presentations that regard the following description of normal, special and ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। उसने आपसे मांगा क्या है कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है और ट्रांजिशनल। लेकिन उसने क्या मांगी है? एडवाइस। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट पर्संस आपको अप्रोच करेंगे जब आप टैक्स कंसल्टेंट हो, ईमेल के थ्रू। किसके थ्रू? कि हमें एडवाइस करें। क्या करें? एडवाइस करें। तो एडवाइस जब भी आ जाए ना तो आपने ये लिखना है लेटर के फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में? मैं आपको इन राइटिंग दे दूंगा, ठीक है। ये किस कंपनी का मांगा है कि किसको एडवाइस करें? हाँ, उसके किसको? टैक्स कंसल्टेंट नहीं, उसके किस बंदे को? बाकिर को। मिस्टर बाकिर को। वो जिस तरह हम लिखते हैं ना, मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, वो उसकी डिजिग्नेशन लिखते हैं, हाँ, वो सारा वो मैं फॉर्मेट दे दूंगा आपको। और आपने इस तरह वो एक फॉर्मल जो हम रिप्लाई करते हैं उस फॉर्मेट में आपने लिखना है। मतलब जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस और नाम और कौन कर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। एडवाइस का वर्ड जब भी हो तो हम कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे? हाँ, इंग्लिश में पढ़ा हुआ है ना, हमारा फॉर्मेट कौन सा होगा? लेटर। वो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, कल मंडे को दे दूंगा, ठीक है, कि ये कैसे करना है। इसी का मैं दे दूंगा, मेरे ख्याल में जो मैंने बनाया हुआ है वो भी इसी का है, ठीक है जी। अगला क्या बताना है? नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बताना है, उसकी डिफिनीशन लिखनी है आपने, लेकिन किस फॉर्म में? लेटर फॉर्म जी। 7 नंबर है, 7 नंबर वो इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए नहीं देख, ये फॉर्मेट के अपने प्रोफेशनली आंसर करना है। मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि फेलियर का हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम बस सीधा सीधा जो याद किया होता है वो लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन के अपने मार्क्स होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये हम प्रेजेंटेशन का हिस्सा है जी। अगला, State the provisions of income tax ordinance regarding residential status of companies। ये हो गया। सेम रिपीटिशन है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बस वही, ये भी हो गया था जी। क्वेश्चन 11 तो कल सॉल्व कर लिया था। 12 Jazi Limited is a multinational unquoted company. Presently, the company closes its financial year on June 30th. This is now considering to change its income year from June 30th to March 31। मार्च 31 मतलब नॉर्मल से किस में जाना चाह तो रिक्वायरमेंट पड़े ना। Mr. Safi is the tax consultant of the company. राइट मेमो अंडरलाइन करो। अब मेमोरेंडम का फॉर्मेट अलग होता है। मेमोरेंडम और लेटर में क्या फर्क होता है? हाँ, Information provided. मेमोरेंडम और लेटर में क्या फर्क है? Memorandum short. सर ये फॉर्मल फॉर्मेट में होते हैं, वो इनफॉर्मल। नहीं, लेटर के भी फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मेट हमने पढ़े थे जी। गुड। मेमोरेंडम जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब आपने कम्युनिकेट करना हो तो हम मेमोरेंडम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेमो। हम कहते हैं मेमो साइन करवाते। जब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं फिर हम क्या लिखते हैं? लेटर। समझ में आ रही बात? जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में इन राइटिंग हमने कम्युनिकेट करना हो इसको हम मेमो कहते हैं, मेमोरेंडम, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये मेमोरेंडम का अपना फॉर्मेट होता है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगला, रिक्वायरमेंट दूसरी क्या है? Requirements of the income tax ordinance regarding change in tax year from March. चेंज इन टैक्स ईयर दोनों बताने हैं। एक मेमोरेंडम बना दे, दोनों बता दे कि आप कैसे चेंज करेंगे, आपका टैक्स ईयर क्या होगा। टैक्स ईयर आप चेंज करेंगे तो आपका एक गैप क्रिएट होगा, उस गैप को हम क्या कहते हैं? वो गैप भी बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या क्रिएट होगा? गैप। अच्छा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो वो हमारे वाला काम नहीं करना जो हम यहाँ पे समझते कि ये पुराना टैक्स ईयर था, ये नया है, ये गैप है, ये नहीं करना।
आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है कि आपका पुराना टैक्स ईयर यहाँ से यहाँ तक था, न्यू की स्टार्टिंग ये होगी, एंडिंग ये होगी, और पुराने के स्टार्ट से न्यू, पुराने के एंड से और न्यू के स्टार्ट तक एक गैप क्रिएट होगा, उसको हम कौन सा पीरियड कहेंगे? ट्रांजिशन। जी 13 9 नंबर का क्वेश्चन, कितने का? 9। एग्जाम्पल जब आप सारी एक्सप्लेन कर दो तो नीचे आप एग्जाम्पल्स में इस तरह की वो बता सकते हो कि जनाब आप समझ ले कि ये टाइम पीरियड होगा, ये पुराना था, ये नया है और ये ट्रांजिशनल। 9 मार्क्स का। अब तो खैर इस तरह के क्वेश्चन वो बहुत कम पूछता है, 2009 में आया था। Yes. जी आगे Briefly discuss the residential status of the income tax. हो गया था जी। 14 During tax year 2007, Mr. Yahya, resident person, derived an income of rupees 15 lakh from his business in Pakistan. He also earned an amount of $30,000. ये जो है ना, ये अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स करवा दिए उसमें था जी। 15 The resident status of a taxpayer may either be resident or non-resident state. The relevant provisions contained in the income tax ordinance for determining the resident status of a taxpayer. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ टैक्स पे आप नोट्स रजिस्टर निकालें, डिफाइन करें। डिफाइन अ रेजिडेंट पर्सन, शाबाश। हाँ, डिफाइन अ रेजिडेंट पर्सन 2 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, डिफाइन अ रेजिडेंट पर्सन जी, 2 नंबर का क्वेश्चन। रेजिडेंट पर्सन टैक्स नहीं पड़ा। जी, डिफाइन अ रेजिडेंट पर्सन कितने नंबर है? 2। ये आया है आई कैप के क्वेश्चन में, क्या आंसर करो? डिफाइन अ रेजिडेंट पर्सन, आप सिर्फ आंसर लिखे। 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब आप मैक्सिमम कितना? 3 मिनट लिख सकते हैं। 1.8 मिनट है ना 1 नंबर का। हाँ जी। डिफाइन रेजिडेंट पर्सन, शाबाश, डिफाइन करें।
जी क्या लिखा है? पर्सन शैल बी कंसिडर्ड रेजिडेंट इफ ही इज इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल। ये तो आपने पर्सन की डिफिनीशन बताई। मैंने कहा रेजिडेंट पर्सन। मेरा क्वेश्चन क्या था? डिफाइन रेजिडेंट पर्सन। एक नंबर क्या दूसरा एक ही पॉइंट। हाँ एक नंबर क्या आपने क्या लिखा है? 183 डेज। 183 डेज। ये तो इंडिविजुअल लिखा ना आपने, गलत। क्या लिखा है? गलत। देखा, पता चल रहा है। मुझे पता था पहले कि 100% गलत करेंगे। लिखा है सही सर छापा। गुड, आपने सही लिखा। गलत। और किसने लिखा है? गलत। मैं देखता हूँ 50 रुपए अगर मिले तो ज्यादा दूं। यार मेरी इतनी सैलरी है कि बस वो नहीं है, उधार हो गया, कल दे दूंगा। ठीक, कसम से नहीं है, चेंज नहीं है। कल आपके मेरी तरफ उधार हो गए, 50 रुपए मैं आपको दूंगा। 50 एक बार देने होते ना तो मैं 1000 दे देता, लेकिन ये तो हम देंगे ना, अब तो 4 महीने रहते। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट पर्सन, देखे मैंने आपको पहले दिन जो बात बताई थी ना कि हम फेल क्यों होते हैं, और हमारा पासिंग रेशो, अगर एक 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, कितने का? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। जिस दिन हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई ना बात, क्या चीज, तो हमारे कितने नंबर आ गए? अभी एक लफ्ज भी आपने नहीं लिखा होगा और 100% श्योरिटी के साथ 2.5 नंबर आपने सिक्योर कर लिए, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के? आपने अब भी एक लफ्ज भी नहीं लिखा। 2.5 मार्क्स आपके आगे। अब जब आप लिखोगे, आप किस तरह से लिखते हो, अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हो, उस पे आपने बाकी नंबर लेने। लिखने से, राइटिंग से आप जो है बाकी 4 नंबर भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। अगर बहुत अच्छा लिख लो तो आप 7.5 नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, 7.5। लेकिन नॉर्मली हमें कितने चाहिए? और हम तो वो वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें मेरिट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें कितने % मार्क्स चाहिए? 50%। कितने %? 50%। हमने पास होना है। हमने क्या होना है? पास होना। समझ में आ रही बात? हमने मेरिट सर्टिफिकेट नहीं लेना। अब क्वेश्चन क्या था कि रेजिडेंट पर्सन। क्वेश्चन क्या था कि मुझे डिफाइन करे रेजिडेंट पर्सन। पर्सन की डिफिनीशन क्या पढ़ी थी आपने? इंडिविजुअल, एओपी आर कंपनी। तो रेजिडेंट पर्सन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी एंड रेजिडेंट कंपनी। फेडरल गवर्नमेंट तो ऑलवेज रेजिडेंट होता है ना, उसके लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं। नॉन रेजिडेंट कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, एओपी आर कंपनी। पर्सन का क्या मतलब है? इंडिविजुअल, एओपी आर, उससे पहले क्या लगाए? रेजिडेंट। बस आधे आधे पेज लिखे हुए सर, हमने सारा लिखा हुआ था, हम सारा पेपर करके आए, हम फेल हो गए। समझ आ रही है फेल क्यों होते हैं? ये लिखा है, नहीं नहीं नहीं, आपने ये तो नहीं लिखा। टू द नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसे पे, कुछ भी नहीं मिलेगा। आंसर ये है, आप उन्होंने लिखा, वो क्यों कह रही है कि मुझे नंबर मिलेंगे, उन्होंने पर्सन की डिफिनीशन लिखी है। किसकी डिफिनीशन लिखी है? वो तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? रेजिडेंट पर्सन, वो लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं लिखा ना आपने, वही डिफिनीशन तो वही लिखी है। नहीं, रेजिडेंट पर्सन मींस रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी एंड रेजिडेंट कंपनी। अच्छा, अब सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है ना
कि एक चीज ऐसी, अब ये पहला चैप्टर है, मैंने आपको बताया था हम इसमें बहुत कुछ चीजें सीखेंगे आगे जाके, आपने ये चीजें बराए मेहरबानी सीखनी है, ठीक है। अब आप आ जाए पेज अपने नोट्स में, पेज नंबर 3 पे आ जाए। किस पे? हाँ 3 पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। A person shall be a resident person, underline करो। A person shall be a resident person for a tax year if the person is a resident individual, resident company, a resident association of person। समझ में आ रही बात? ये भी नहीं कि ये नोट्स में नहीं था और मैंने आपसे पूछा, हाँ मैंने बताया नहीं था और बताया मैंने जानबूझ के नहीं था। इससे आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार आईकेप जो है ना ऐसे नहीं पूछता कि जो मुझे समझ में आ गया वो वही पूछेगा, वो उस जगह से क्वेश्चन सेट करेगा जिस जगह पे आप कंफ्यूज हो। ये अभी से मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चन कहां से सेट करेगा? उस एरिया से वो अपना क्वेश्चन सेट करेगा जहां पे आपका कभी ध्यान गया ही नहीं कि यार ये जो है ना ये भी कोई चीज थी। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें कंसंट्रेशन के साथ, अगर आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल एओपी ये नई चीज नजर आ गई तो आपको कंसंट्रेशन के साथ ये मार्क करना था, पढ़ना था, अगले दिन आके मुझसे पूछना था कि सर ये बात तो आपने नहीं बताई थी। मैंने तो 1 by 1 बताई थी ना, मैंने रेजिडेंट पर्सन की आपको डिफिनीशन नहीं बताई थी कि रेजिडेंट पर्सन किसे कहते हैं, लेकिन इसमें समझाने वाली कोई बात थी भी नहीं। अगर आप पढ़ते कंसंट्रेशन के साथ तो आपको समझ आनी थी खुद। क्लियर? ये क्वेश्चन उसने एक बार पूछा हुआ है, कितने नंबर का? ठीक है, और मैं अभी से कह रहा हूं कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स ने आंसर गलत किया, बल्कि 95 से भी ज्यादा गलत किया। अब 2 नंबर है, वो बच्चा जो 48 पे फेल हुआ होगा उसके लिए कितनी तकलीफ वाली बात है। समझ में आ रही बात? इन चीजों का आपने ध्यान रखना है जी। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए। मंडे को आपका टेस्ट है ना इस चैप्टर का जी। टेस्ट कोई मिस नहीं करेगा प्लीज, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक रूम नंबर 19 में आप जाएंगे। क्लास आपकी अपने टाइम पे होगी, क्लास के दौरान टेस्ट नहीं होगा। और मंडे को जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका टेस्ट भी प्लीज़ आपने टेस्ट सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो उसकी सुपरविजन मैं खुद करता हूँ KF 1 से लेके KF 8 तक, ठीक है। तो फिर जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसकी मुलाकात फिर मुझसे होगी, ठीक है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ टेक्स्ट नहीं। तो आप लोगों ने प्लीज़ ये जो है ना टेस्ट सिस्टम को फॉलो करना है। आप क्लासेस ले, टेस्ट दें, इंशाल्लाह आपके पेपर पास हो जाए बड़े आराम से, ठीक है। अब आप देखें इतनी चीज़ें आपने सीख ली, अब जो टेस्ट होगा उसमें अनसीन क्वेश्चन होंगे, वो आपके पास पेपर्स में नहीं होंगे, लेकिन आपके उस लेवल के टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको गलतियाँ करोगे, आप फेल कर दो, पढ़ के फेल हो जाओ ना, मुझसे लिखवा लो, आप पास होंगे। मेरा एक दोस्त था चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब वो कसम उठाता है कि मैंने कभी भी कॉलेज का इंटरनल टेस्ट पास नहीं किया, और कहते हैं हमेशा मैं पढ़ के जाता था, ये नहीं कि नहीं पढ़ता था, ठीक है, लेकिन मुझसे कभी पास नहीं हुआ। लेकिन कहता है कभी मेरा आईकेप में अटेम्प्ट नहीं लगा किसी पेपर, ये उसकी स्टेटमेंट होती। तो ये जो है ना, ये वो चीज हमें बता रहा है कि जनाब कॉलेज के अंदर इंटरनल जो टेस्ट होते हैं ना वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका आउटपुट आपको कहाँ पे मिलता है। आप गलती करते हो, एक बार गलती कर लोगे, मैं बता दूंगा यार बच्चे आपने ये गलती की थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप गलती कर लो और कोई आपकी उसकी करेक्शन कर ले, आप सारी जिंदगी वो गलती फिर रिपीट नहीं करते, वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। ये ना सोचना कि मैं अभी गलती करूंगा तो एग्जाम तो 6 महीने बाद है, मैं तो भूल चुका हूँ। गलती अगर करे ना कोई, बस सिर्फ एक ही शर्त है, अशरफुल मखलूकात होने चाहिए। अब इंसान कभी भी एक बार गलती करके अगर उससे
उसकी वो गलती की करेक्शन की जाए, वो सारी ज़िंदगी उसको नहीं भूलता, उसको याद रह जाती है, हाँ यार मैंने ये गलती की थी, अब ये गलती मैंने दोबारा रिपीट नहीं करनी। ठीक है, तो टेस्टों में आप गलती करें, आप फेल हो जाए, आप फेस करें चीज़ों को, हम हैं ना, हम इंशाल्लाह आपके टीचर्स हैं। आप इसलिए आए हैं, सिर्फ टेक्स्ट आपने नहीं पढ़ना, मैंने आपको पहले दिन बताया, टेक्स्ट तो लाजिम, वो तो उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि कोर्स हम ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो तो मेरी ऐसा फ़र्ज़ है मेरे ऊपर, जैसे मेरे ऊपर 5 नमाज फ़र्ज़ है मुसलमान के ऊपर। ठीक है, ये हमारे फ़राइज़ में आता है, समझ में आ रही ना बात। वो तो इंशाल्लाह हम अपने वो तो पूरा करेंगे, वो आप हमारी एक ड्यूटी है और आपके राइट, लेकिन वो चीज़ें आप सीख के जाएं, ठीक है, जो आपको एक वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, आपके थ्रू आउट सीए में काम आएंगे। ठीक है, इस एक सेशन में मेरे साथ आप ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कभी भी आपको दूसरे पेपर की आपको ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे कि हाँ यार इस तरह से कर। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस सेशन में ये चीज़ें सीख के जानी है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पीआरसी से आए हैं, उन्होंने कैफ का भी कोई पेपर नहीं दिया, तो आप कैफ के 1-2 हमारा पेपर 2 है ना, आप इसी में सीख ले, आगे आपके जितने भी पेपर्स रहते हैं, अभी तो सारे रहते हैं, ये तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सीख के जाए और आप जो है कम अज कम ये वाली स्टेटमेंट आप लोग ना बोले कि सर हम पढ़ के गए थे हम फेल हो गए। ठीक है ना, अब 20% रिजल्ट आता है, 80% बच्चे फेल हो गए, क्या ये 80% सारे बगैर पढ़े गए थे और उन्होंने पेपर दिया और फेल हो गए? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं होता। 80% में हम कह लेते हैं चलो 40% पढ़ के नहीं गए थे, ऐसे गए थे वैसे शुगल के लिए, बाकी 40% तो पढ़े थे, वो क्यों फेल? ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज इंशाल्लाह ग्रुप में मैं आपको इस चैप्टर के शाम को समराइज नोट्स भी शेयर कर लूँगा। मंडे को आपका टेस्ट होगा और मंडे को हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर न्यू स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, दूसरा चैप्टर जो हमारा है। 1, 2, 3, 4 अभी हमने नहीं पढ़ा। जी कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में तो पूछे मुझसे शाबाश। हाँ, चैप्टर 5 का तो हमने लेक्चर्स, आपको लिंक शेयर नहीं हुआ, मैंने आपको बोला था टीए से आप उनको नंबर दे दे, वो लेक्चर नंबर 8 तक आपको सारे लेक्चर्स दे दे। ठीक है, वो आप सुन लें एक बार, लेक्चर नंबर 8 तक बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आपको आराम से समझ आ जाएगी। अगर ना आई तो आप मुझसे पूछ लें मंडे को। ठीक है, तो अब टेस्ट आप दे दे, कोई मसला नहीं, आप टेस्ट दे दे, क्योंकि आपकी अभी तैयारी इस तरह से नहीं होगी, लेकिन कम से कम 2 दिनों में, 3 दिन है, आज कल और परसों, कल तो क्लासेस नहीं है ना, तो 3 दिनों में आप 8 लेक्चर्स लाजमी रिवाइज करें। ठीक है, उसको सुन ले जी। नहीं, फॉरेन नहीं, फेडरल, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो रेजिडेंट होते हैं हमेशा, फॉरेन नहीं, उसके लिए वही रूल है 183 डेज वाला। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। नहीं है जी, 10 मिनट रहते हैं, शाबाश, बिल्कुल फर्स्ट पेज से स्टार्ट करें, रीडिंग करें। नहीं ऐसे नहीं, मेरा घंटा पूरा, मेरे घंटे में नो कम्प्रोमाइज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इनको बंद करें।